तो कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो देखते हैं, हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख के आइए, उसके बाद ये तीसरी वीडियो आपको समझ आएगी। कह रहा दिल्ली के सुल्तान। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली की सुल्तान के बारे में हम लोग बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए है, ठीक। सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये केवीएस बच्चों के लिए जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। कह रहे कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे कौन से राज्य जो जिक्र नहीं है? तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको अध्याय 1 और 2 पढ़ के आना होगा, ठीक है। इसकी राजधानी दिल्ली रही है। इसकी वजह यह क्या है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। तो आपको ये बताना है कि दिल्ली शहर के 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण बना था, ठीक। तो ये आपको बताना होगा। आगे कह रहा है, देखो उसके बाद मानचित्र है। कह रहा 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। तो ये मानचित्र एक में आपको 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। कह रहा तालिका एक। कह रहा तालिका एक पर नजर डालिए और पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। कह रहा 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चैमान नाम से भी जाना जाता था, कर है ना, अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। किसके द्वारा? चौहान और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कह रहा इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली और जैन व्यापारी रहते थे, और जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में भी थे, ठीक है। कह रहा 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की एक स्थापना हुई। इसके बाद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली की एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। कह रहा तालिका एक में फिर से नजर डालिए जहाँ और उन 5 वंशों को पहचान के जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। तो आपको ये मानचित्र देखना है, ठीक। कह रहा है जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ उन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। कह रहा मानचित्र देखकर दिल्ली और कोयना सिरी और जहां पनाह को पहचानिए। दिल्ली और कोयना से और सिरी और जहां जहां पनाह को पहचानिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो ये पहला हमारा फिरोज शाह है, फिरोज शाह कोटला, ठीक। और उसके बाद फिर कौन सा? हौज खास है, सीरी है, जहानपान, दियाली है, कोयला है, कोयना है, दिल्ली है, हौज है, सुल्ताना है, तुगलकाबाद है और आदिलाबाद है। तो ये मानचित्र हम लोग को पढ़ने की बात की गई थी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। इसको ध्यान से आगे कह रहे दिल्ली का शासक, ठीक। देखो बात कर लेते दिल्ली के शासकों में बारे में बात कर लेते। कह रहा राजपूत वंश तोमर है। कह रहा आरंभिक 12वीं शताब्दी जो 1165 तक। कह रहा अनंगपाल 1130 से लेकर 1145 तक रहा। चौहान 1165 लेकर 1192 तक रहे। पृथ्वीराज चौहान 1175 लेकर 1192 तक। कह रहा प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 लेकर 1290 तक, ठीक। इसके दिल्ली के शासक रहे, है ना। आगे बात कर लेते हैं, ठीक। और आगे दिया गया है कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 लेकर 1210 तक दिल्ली का शासक रहा, ठीक। कह रहा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 लेकर 1236 तक शासक रहा। कह रहा रजिया 1236 लेकर 1240 तक। गयासुद्दीन बलबन 1266 लेकर 1287 तक, है ना, शासक रहे। अब देखो इल्तुतमिश का ये जो इल्तुतमिश है, ये इसका मकबरा बना, आपको ये दिखाते हैं। ये जो मकबरा किसका बना है, ये इल्तुतमिश का मकबरा बना हुआ है। ये इस पे इल्तुतमिश की मतलब रखी, ठीक। आगे देख रहे खिजली, ठीक। खिलजी वंश की बात करते हैं। कह रहा खिलजी वंश 1290 लेकर 1320 तक। कह रहा जलालुद्दीन खिलजी 1290 लेकर 1296। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी 1296 लेकर 1316 तक। कह रहा तुगलक वंश 1320 लेकर 1414 तक। कह रहा गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324 तक। कह रहा मोहम्मद तुगलक 1324 लेकर 1351 तक। कह रहा फिरोज शाह तुगलक 1351 लेकर 1388 तक।
इसके शासक रहे। अब ये कौन सा दरवाजा है आपको बता दे, ये दरवाजा है हमारा अलाई दरवाजा। कौन सा है? ये अलाई दरवाजा है, ठीक है। आगे देखो दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान, ठीक। क्या उसके बाद हम लोग बात पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, बात पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं सैयद वंश। 1414 लेके 1451 तक चला सैयद वंश, ठीक। उसके बाद खिजर खां 1414 लेके 1421 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी 1451 लेके 1489 तक चला ये वंश। कह रहा फिरोज शाह तुगलक का एक मकबरा, ठीक। ये फिरोज शाह तुगलक का एक मकबरा। अब आगे बात कर लेते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे है। देखो कह रहा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। कह रहा हालांकि अभिलेख, सिक्कों और सत्यापन, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि वे इतिहास, तारीख, एक वचन व तवा, जिसको तवारीख का मतलब होता है बहुवचन, तारीख जिसको बहुवचन बोलते हैं, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन भाषा फारसी में लिखे गए हैं, ठीक। तो ये जो देख सकते हो किस तरीके से लोग लिख रहे हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा चित्र एक में, कह रहा पांडुलिपि तैयार करने के चरण, कह रहा कागज तैयार करना, लेखकार करना, लेखनकार करना, ठीक। महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, कह रहा और जिल्द तैयार करना, ठीक है। अब देख लेते हैं त्वारीख। यहाँ पर त्वारीख क्या है। कह रहा त्वारीख का लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे संरक्षित या ये बोल सकते हैं सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं को वर्णन भी करते थे, कर और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और न्याय संगत शासन का महत्वपूर्ण पर बल देते थे। आगे कह रहा है न्याय चक्र क्या होता है, उसके बाद इसको हम पहले हम लोग ये पढ़ेंगे न्याय चक्र, उसके बाद ये पढ़ेंगे। कह रहा 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुदरबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है तो उनके किसानों को एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। कह रहा ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक। कह रहा क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच में संबंध को सुलझाने में उपयुक्त शब्द है। देखो अभी ये जो दिया गया इसको बाद में पहले ये लोग पढ़ लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। कह रहा ये कुछ बातें ध्यान में रखें, ठीक। कह रहा त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते? दिल्ली में रहते थे। कह रहा गांव में शायद ही कभी रहते हों, ठीक। और वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लगे रहते थे। कह रहा लेखक का अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे और इनके विचारों पर सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक। आगे कह रहा है जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है। कह रहा है जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को दावा उदाहरण के लिए लोग मानते थे, ठीक, कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का एक अधिकार विरासत से मिलता है, ठीक। आगे बात करेंगे सन 1236, ठीक है। कह रहा है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो इल्तुतमिश की बेटी थी 1236 में सिंहासन बैठे और उस युग में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया और अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मानता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासक करने में कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, ठीक। अब आगे कह रहा लिंग भेद का मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों में जो सामाजिक बीच और तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों में तुलना श्रेष्ठ होते हैं, पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। खैर रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विरचकर मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज और व्यवस्था में बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ठीक।
पुरुषों मतलब स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इस शानदार खूबियों से वह आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, इस शानदार खूबियों से उसको क्या हासिल हुआ। ठीक, आगे कह रहा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया और व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया और एक ही महिला शासक थी कश्मीर के रानी दिद्दा। कौन? कश्मीर रानी दिद्दा, जो 980 लेकर 1003 के, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी और स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक, आगे बात कर लेते दिल्ली सल्तनत का गैरिसन शहर में। ठीक, देखो इसके बारे में बात करते हैं। कह दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर में साम्राज्य तक। कह रहा शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर। मानचित्र जो दूसरा है, इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए कुछ प्रमुख शहर हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। देखो कह रहा काजकोट है, नांदना है, लाहौर है, मुल्तान है, उच्च है और ताबरिद है, सुनाम है और बाबरवाला है, बनान है, बदायूं है, कोल है और कासली है और सभा मानक है, मानदेर है, अजमेर है, रणथंभौर है, ग्वालियर है। ठीक है, अवध है, बनारस है, लखनौती, ये सभी इसके द्वारा जीते गए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भीतरी प्रदेश। तो भीतरी प्रदेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भीतरी प्रदेश क्या है। ठीक, तो देखते हैं। कह रहा 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान के शासन गैरिसोन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों पर पूरे साथ ही कभी फैला हो। कह रहा शहरों से संबंध लेकर उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। कह रहा भीतरी शहर का मतलब क्या होता है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। ठीक, उसको भीतरी शहर कहते हैं। आगे कह रहा है गैरिसन शहरों का नियंत्रण। कह रहा दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। कह रहा बगावत युद्ध तक ही खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। कह रहे इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने को आपको बचाए हुए थी और इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में ही हुआ और उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में ही हुआ था। ठीक, अब देख लेते हैं गैरिसन शहर का मतलब क्या होता है। कह रहा गैरिसन शहर किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, उसको गैरिसन शहर कहते हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं। कह रहा है कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया और शिकारी संग्राम चरवाहों का पर्यावास हो गया। क्या हो गया? पर्यावास हो गया। ठीक, देखो पर्यावरण खदेड़ दिया गया। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। खदेड़ दिया गया, वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को उन्नति
की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। कह रहा दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ठीक, और ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यानी अपने चरम सीमा पर पहुंचे। अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े और गुलाम मूल्यवान धातुओं पर ही कब्जे ले लिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चलो, खैर दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक एक उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितनी प्रभावी था? ठीक, बात करते पंजाब। कह रहा पंजाब, दिल्ली, ठीक, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, काड़ा, मांडू, देवगिरी, यादव, ये सारे जितने हैं देखो इनके डेट भी दिए गए कब से कब तक रहा। ठीक है, काकती, वराइगल, होयसल, तंजावुर। ठीक, कह रहा सैनिक अभियान, इनमें क्या था, ये जितने ये दिए गए इनमें सैनिक का पूरा कब्जा था। कह रहा है कि चित्र 3, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ये कैसा दक्षिण भारत अभियान है? ठीक है, देखो बात करते हैं चित्र 2 की। ठीक है, अभी तुम्हें दिख रहा होगा किस तरीके से इसमें डिजाइन बने हैं, मतलब इस तरीके से महल वगैरह बने इसके ना। कह रहा 12वीं सदी में आखिरी दशक से बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। कह रहे इतिहास में इस शहर को दियाली या एक कोयना या पुराना शहर कहा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। आगे बात करते हैं मस्जिद की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कह रहा मस्जिद, कह रहा यह एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह और आराधना और सजद घुटनों के माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिदी है जामी ये वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारी नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष के नाम इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। कह रहे इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान और धर्मोपदेश खुतबा खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत के मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का और भी दिशा का है किबला। खैर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। ठीक, अब कह रहे चित्र नंबर 3, कह रहा बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पना विश्व की एक शरण स्त्री की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। ये आपको दिख रही होगी मस्जिद, है ना। देखो कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे का बल मिलता था। कह रहा समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने के। आगे कह रहा है कि कह रहा चित्र 4, कह रहा मोट का मस्जिद सिकंदर लोधी और उसके द्वारा मंत्री द्वारा बनवाई गई। ये कौन सा है? मोट की मस्जिद। ठीक, आगे कह रहा है
कह रहा बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। इस समुदाय का अंग होने के बाद को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। कह रहा जमाली, कमाली और दशक के 1520 के दशक के दिनों के निर्माता थे, है ना। अगर है खिलजी वंश, किसकी बात कर रहा है? खिलजी वंश, ठीक है। चलो बात कर लेते इसकी। कह रहा खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय के नजदीक से एक नजर में खिलजी और तुगलक वंश। कह रहा दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के संकेतन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। कह रहा दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश और सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। कह रहा इन गुलामों को फारसी में क्या कहता था? बंदगाह कहा जाता था। कह रहा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसके लिए किया था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक। और उन्हें राज्य के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक। आगे बात कर रहा है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। देखो आगे बात कर लेते इसकी हम लोग, ठीक। क्या कह रहा है? बेटों से बढ़कर गुलाम। कह रहा सुल्तानों की सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी जिंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। कह रहा बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से ही बढ़कर होते थे, ठीक है, क्योंकि उन पे ज्यादा भरोसा करते थे। अब बात कर लेते हैं, देखो कह रहा है कि खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। कह गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नए सुल्तानों को अपने नौकर होते थे। कह फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। आगे बात कर रहे हैं, सुल्तानों द्वारा निचले तबले के लोग संरक्षक दिए जाने के कारण उन उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख का मतलब बहुवचन के लेखकों ने अपने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों पर आलोचना भी की। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या ये दिया गया, आश्रित का मतलब क्या होता है। कर आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, है ना, उसको आश्रित कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उसको आश्रित कहते हैं। कह रहा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, देखो कह रहा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी रीजन। कह रहा सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका और तब्बाग नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। कह रहा 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियासुद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश पर शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में भी किया है। कह रहा पहले सुल्तानों को की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। कर मुफ्ती का कार्य तथा सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किए करते थे। कह राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। कह मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था, ठीक, सबसे प्रभावी तरीका था। कह रहा कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका
स्थानांतरित कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को का बड़ी सख्ती से पालन होता था। कर मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजा द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलने तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखे थे। कह रहा जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए जाए तो उन्होंने भूमि का स्वामी सामंतों और अमीर के जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने के मत बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य पर नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को भी बाध्य किया गया। सुल्तानों को प्रशासन ने जमीन का पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ा सावधानी में रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और इससे उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता, कृषि कर जो होता था उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज से लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तथा घरों पर। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप में काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही थी। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत ठीक ठीक आगे कह रहा है, देखो कह रहा है कि बाद यह पूरा क्षेत्र जो फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैठने में सुल्तान की सीमा अक्षम थी। स्थानीय सरदारों इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। ठीक है, आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी। देखो कह रहा सरदार और उनकी किलेबंदी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, कर अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। कौन? मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी भी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। ठीक, इसके अलग अलग हिस्से आपस में तरह तरह से गुथे होते थे और उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। ठीक, सरदार इन जंगलों में रहते और इनके लिए किले का प्राचीन काम करते थे। ठीक है, किले का। ठीक, कह रहा इस दीवार पर घेरे से ही उनके मवेशी और फसल रहती थे और अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। कह रहा ये सेना जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों और बांसों के काट डालती है। करा चंगेज खान नेतृत्व में मंगोलों 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीनिया आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके बाद शीघ्र ही बाद दिल्ली के सल्तनत को उनका दावा चलना था। कह रहे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के दावे बढ़ गए और उससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों के एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखिए इन सुल्तानों की इस चुनौती का सामना कैसे किया। देखो अब देख लेते हैं इनके बारे में। देखो कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। कह रहा दिल्ली पर दो बार हमले हुए 1299 और 1300 में और 1303 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। ठीक, आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासक के प्रारंभिक वर्षों में और सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना परास्त हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक
को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों का इतना विश्वास था कि वह ट्रांसऑक्सेनिया पर आक्रमण की योजना बना ली और स्थायी सेना को तैयार करना उसका आक्रमण कदम था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक या नया गैरेसियन शहर बनाया और उसको मानचिल शहर में जोड़ो। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी गैरेसियन शहर को बनाया था तथा नया गैरेसियन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चरण शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली या कोयना और निवासों में खाली करवा कर वहां एक सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर निवासों में दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक, कह रहा है सैनिकों के पेट भरने, इसमें इसकी बात कर रहा है कि सैनिकों को पेट भरने की सैनिकों के पेट भरने की समस्या गंगा यमुना के बीच में भूमि से कर के रूप में खेती का पैदावार इकट्ठी करने का लिया जाता था और किसानों को पैदावार का 50% हिस्सा के तौर पर कर तय किया गया था। कह रहा सेना को खिलाने के लिए उसी इलाकों में से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों के विशाल संख्या की जरूरतों पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया और इसी दौरान क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। फिर आगे कह रहा है सैनिकों के वेतन भी देना होता था और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिकों ने अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और वो अपना आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतों बढ़ा देंगे और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। ठीक, आगे कह रहा है कि अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों पर उल्लंघन करते थे और उनको सजा भी मिलती थी इस चीज के लिए। कह रहा मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिक को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई है। ये सिक्के धातु के बने होते हैं, लेकिन सोने चांदी ना होकर ये सस्ती धातु के 14वीं सदी तक लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वह बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों भी बड़ी आसानी से भी बनाए जा सकते थे। फिर आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम काफी सफल रहा और इतिहासकार की कीमतों में कमी के बाजार में वस्तुओं की सफलता से आपूर्ति के लिए शासन काल में बहुत ही प्रशंसा की और मंगोल आक्रमणों के खतरों का उसने सफलतापूर्वक सम्मान भी किया। कह रहा मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। ठीक, कह रहा दौलताबाद ले गए जाने से लोग बहुत ही नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दावों में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ठीक, देखो आगे कह रहा है कि तमाम असफलताओं की गिनती करने में भी कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके के फतेह करने की अभियान की योजना बनाई थी। कह रहा है जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतीक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा भी था। आगे कह रहा 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कह रहा है कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर और बांग्ला, मालवा और गुजरात, राजस्थान पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। कह रहा उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। कह रहा इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी समूह भी उभरे। ठीक, कह रहा इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे और शक्तिशाली भी थे। कह रहा उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। कह रहा शेर शाह सूरी 1540 और 1545 ने बिहार और अपने चाचा के छोटे से छोटे इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था
और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1503 और 1545 और 1555 और 1556 तक की चुनौती दी और परास्त किया। कह रहा शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया और सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष के 1540 1555 तक शासन किया। ठीक, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी करा चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556-1605 में जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह को प्रशासन व्यवस्था की और अपनाया था। ठीक, देखो अब हम लोग बात करते हैं तीन श्रेणियों की ईश्वरी शांति नाइट और धर्म युद्ध। कह तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अंदर समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रार्थना करने वाले ये वर्ग और युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग, और तीन वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं को एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था, है ना। कह रहा ईसाई धर्म एक समूह का समर्थन देता था और अपनी ईश्वरीय शांति को अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग भी करता था। खैर नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे और कोशिश रहे कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई बेभिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध कर भेज दिया जाता था जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था, और प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप अधिक सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। कह रहा ईश्वर तथा धर्म की सेवा किए गए इन अभियानों में नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली और पहले इन नाइटों पर गिनती कुलीनों में ही नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी तक अंत जर्मनी के इसके बाद सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। कह रहा इन्हें फिर से याद करो। कह रहा इब्न बतूता किस देश से आता था? किसने शासन दौरान सल्तनत के सबसे अधिकार विस्तार किए? दिल्ली के सुल्तानों को शासन प्रशासन की भाषा क्या है? अगला है दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? कह रहा ये समझे, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों में किसानों के हितों पर ध्यान रखना। ठीक, कह रहा सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा क्या है? मुक्ति कर्तव्यों को पालन करने सुनिश्चित के लिए कौन कौन से कदम उठाए? आपके विचार में सल्तनत आदेश का उल्लंघन करने चाहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण का प्रभाव बताइए। ठीक, कह रहा आइए विचार करते हैं। तो आपको ये भी पढ़ लेना है कि आपकी समझ तारीख लेखक है या आपका जनता जो के जीवन के बारे में कई जानकारी देता है, या दिल्ली सल्तनत के इतिहास के रजिया सुल्तान में ढंग की है कि आपको लगता है कि आज महिला नेताओं ज़्यादातर आसानी से स्वीकृत किया जा सकता है। यह अगला है दिल्ली के सुल्तान जंगलों को एक कटवा देना चाहते हैं क्योंकि आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगला 12वां नंबर आपको ये पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब हमारी ये जो क्लास थी तीसरी थी, ठीक है, जो हमारा मतलब अगर बात करोगे केवीएस के लिए कंप्लीट है और ये हमारा सीटेट के लिए भी है। ठीक है, सीटेट हो गया ये, इसमें तो पूछी जाती है 6 से 8 तक। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।